तुम्हाला माहित आहे का, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारायला नकार दिला म्हणून पास्टरचा हिंदू महिलेवर बलात्कार. 23 डिसेंबरची पुण्यातील एक संतप्त घटना. ही हिंदू महिला आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त अशी आधार शोधत होती. तिच्या या असहाय्यतेचा फायदा घेत पास्टर संतोष गायकवाडने तिला प्रार्थनेच्या नावाखाली आपल्या जाळ्यात अडकवलं. येशूची प्रार्थना कर, बायबल वाच असं सांगत तिला घरी बोलवलं. तिला शांतता देतो म्हणणाऱ्या या व्यक्तीने तिचं आयुष्य उद्ध्वस्त केले. या पास्टरने आपला साथीदार सागर लांडगे सोबत मिळून तिच्यावर बलात्कार केला. फक्त एकदा नाही तर 5 महिन्यांपर्यंत तिच्यावर पाशवी अत्याचार केले. इतकंच नाही, तिच्या घरातील हिंदू देवता फोडल्या, पोथ्या फाडल्या आणि तिच्यावर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी बळजबरी करण्यात आली. तिने विरोध केला, पण तिला बंदुकीचा धाक दाखवत मारहाण आणि धमक्या देण्यात आल्या. संतोष गायकवाड, ज्याच्यावर या आधीच बलात्कार, लहान मुलांच्या तस्करीचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, त्याची 3 लग्न झाली आहेत, अनेक महिलांसोबत अनैतिक संबंध ठेवण्यासाठी बायबलचा आधार घेतो असे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. हा ख्रिश्चन धर्म प्रचाराचा नवा चेहरा ओळखा, जो प्रार्थनेच्या नावाखाली पापांचा अड्डा चालवत आहे. हा धर्म प्रसार नाही, हा पाशवी कट आहे. या भामट्या ख्रिश्चन धर्म प्रचारकांवर व त्यांच्या साथीदारांवर FIR दाखल करण्यात आली आहे. तरी कठोर कारवाई झाली नाही तर सकल हिंदू समाज न्यायासाठी प्रचंड मोठे आंदोलन उभे करेल. जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मेरा मानना है कि तुम्हारे हिस्से में, जीवन में ऐसे क्षण जरूर आते हैं जहां आपको पुरुषार्थ दिखाने का मौका मिलता है। आते हैं, पूरे जीवन भर बहुत क्षण आते हैं। इतिहास में आज रामर होने के लिए आपको असामान्य कर्तृत्व दिखाना पड़ता है। गोपालराव पटवर्धन का पुरुषार्थ, उनका पराक्रम, जो बड़े नाम वाले सरदार थे ना, होलकर और शिंदे और पवार, उनसे गोपालराव पटवर्धन का पुरुषार्थ कतई कम नहीं था। उस बार क्या हुआ था? 1759 में पहली बार हैदर, मैसूर का सरदार, उनके सामने आया था। लेकिन हैदर ने कुछ जनपद से मराठाओं को उस वक्त पराजित भी किया था, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है गोपालराव को अपने शत्रु को शायद जानने में थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन ये भी प्रश्न है कि गोपालराव जैसे अनुभवी योद्धा को हैदर की युद्ध नीति समझना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि इन दोनों में युद्ध 2 महीने तक हैदर ने खींचा। रोज सुबह उनकी सेना आती थी, हमला करके निकल जाती थी। ये गोरिल्ला वॉर पद्धति गोपालराव के लिए तो नई थी, नई बिल्कुल नहीं थी। प्रत्यक्ष श्री शिवराय ने इस पद्धति का उपयोग किया था मुगलों के खिलाफ। तो ऐसा क्या तात्कालीन कारण रहा होगा? कोई कारण रहा होगा, या फिर मुझे लगता है कि मराठाओं के अधीरता के चलते, क्योंकि 2 महीने तो हो गए थे, गोपालराव पटवर्धन ने हैदर के साथ संधि को मान्यता दी है। संधि कर ली, 32 लाख रुपए की नगद राशि के बदले मैसूर के 14 जनपद हैदर को सौंप दिए। वो 32 लाख में से भी 16 लाख की ही नकदी थी, बाकी का किश्तों में देने की बात हो गई थी। उसको भी गोपालराव ने हाँ कह दी। अगर देखा जाए मित्रों, तो ये अत्यंत नगण्य घटना है, लेकिन इस नगण्य घटना ने एक भविष्य के दुर्दांत भेड़िए को जन्म दिया। वो हमारे पिथौरा जी याद है ना? पिथौरा जी ने पहली बार जब गोरी को पकड़ा था तो उसी समय गोरी का सर कलम कर देना चाहिए था। गोपालराव पटवर्धन, पिथौरा जी, दोनों घटना में लगभग 700 साल का अंतर है, परंतु हमारी हिंदू की मानसिकता समान है। पिथौरा जी ने क्षमा करके औदार्य दिखाया, तो गोपालराव पटवर्धन ने पेशवाई का आर्थिक स्थैर्य देखते हुए इस जंगली जानवर को छुट्टा छोड़ दिया। पुणे में नाना हदबल था मित्रों। अपने अत्यंत निष्ठावान, विश्वासु और पराक्रमी सरदार पर
ऐसी उसकी सामान्य गलती के लिए लांछन नहीं लगा सकता था और ज्यादा विचार करने का समय भी नहीं था। 1759 में भारत की विशेषता उत्तर की जो परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा स्फोटक बनती जा रही थी। यहाँ भाग्यनगर हैदराबाद का ये जो चिरकुट निजाम है वो भी अब ज्यादा फड़फड़ाने लगा था। उसके तुरंत बाद उदगीर की लड़ाई हो गई। 1760 के आरंभ में ये उदगीर के लड़ाई में गोपाल राव पटवर्धन स्वयं लड़ाई में हाजिर थे। आगे फिर 2 अप्रैल 1760 को उन्होंने जाके दौलताबाद किला भी जीता। लेकिन कभी कभार सोचता हूँ यार, गोपाल राव पटवर्धन हैदर को वहां हरा के हैदर का सर कलम देते तो ये तो फूफी को फूफा कहने की बात है ना, चाची को चाचा कहने की बात है। अगर मूछे हैं तो वो छोड़ो, वो उसमें हम नहीं पढ़ते। लेकिन वहां अंग्रेज भी पहली बार 60-70-80 साल के बाद मराठाओं के सामने टेबल पे बैठे थे। ये बड़ी घटना थी। ये निश्चित है मित्रों कि अब्दाली और हैदर ये 2 मोमिन आक्रांता है। उनके वजह से मराठाओं को बढ़ने में थोड़ी सी रोक लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इतिहास आप देखोगे तो मराठे 7-8 साल में जिस तरह से बढ़ते जा रहे थे भारतवर्ष में, उनको मराठाओं को रोकने का काम अब्दाली और हैदर ने किया है। लेकिन उससे हुआ यूं कि भारत में एक राजकीय शून्यता निर्माण हो गई, जो शून्यता अंग्रेजों ने तुरंत ग्रैब कर ली, काबिज कर ली। क्योंकि आप समय देखो 1760, मराठाओं के सिवा पूरे भारतवर्ष में कोई प्रबल राजा, मुल्ला, ये चिरकुट यूपी के नवाब, रियासतदार कोई नहीं था। सारे क्षत्रप अपनी भूमि बचाने के मात्र मग्न थे, व्यस्त थे। वो राष्ट्रीय भावना, हिंदवी स्वराज्य की कल्पना, इन जैसी कल्पनाओं को तिलांजलि ऑलरेडी इन लोगों ने दे दी थी। पूरे भारतवर्ष के रियासतदारों में अर्थ कारण अब केंद्र में आया था। मजे की बात यह है कि जो हैदर मैसूर राज्य के लिए मराठाओं से लड़ा, यही हैदर का बंदोबस्त करने के लिए 1760 में मैसूर के प्रधान जो थे नंदराज, इस प्रधान नंदराज ने मराठाओं से मदद की गुहार लगाई है। अब सोचो मात्र एक साल इस मोमिन ने अपना असली धर्मांध रंग दिखा के मैसूर राजा और उसका प्रधान नंदराज, उनसे 14 जनपद छीन लिया। लेकिन 1760 का समय था, समय निकल चुका था मदद के लिए। सो मराठाओं की मदद मैसूर को पहुंची। अब पहुंची नहीं क्योंकि पहुंचनी थी नहीं, मराठाओं का सारा लक्ष्य उत्तर में था, तो वो पहुंचनी नहीं थी। हाँ, दिखाने के लिए विसाजी पंत बिनने वाले मराठी कर्नाटक में मौजूद थे, लेकिन वो अकेले थे और दक्षिण का कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा उनके शासन और उनके जिम्मेदारी के अंडर था, तो वो छोड़ नहीं सकते थे, भाई नौकरी करते थे। 1760 में जब फसल कटाई के दिन आ गए तो विसाजी पंत अपनी फौज लेके पूरे 2.5 महीना उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जीएसटी कलेक्शन करके घूम रहे थे। अब बताओ। लेकिन फिर भी विसाजी पंत बिन्नी वाले ने फ्रेंचों की मदद लेके अंग्रेजों को पराभूत करने के योजना पे 17 सितंबर 1760 में करार किया। लेकिन नियति देखो, करार हुआ सितंबर 60 में, पानीपत हुआ जनवरी 1761 में। वैसे विसाजी पंत
कर्नाटक से उत्तर दिशा की और मध्य प्रदेश तक पहुंच गए थे मदद के लिए। लेकिन आधे रास्ते में खबर मिली कि भाई पानीपत युद्ध तो मराठे हार गए हैं, तो उनको फिर कर्नाटक लौटना पड़ा। वैसे गोपालराव पटवर्धन 1760 के दशहरे में पानीपत के लिए पहुंचे थे। गोपालराव पटवर्धन पानीपत में हाजिर थे। पूरे भारतवर्ष में मित्रों 1760 में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। सही मायने में अगर कहूं तो 1760 भारत का भविष्य तय करने वाला सिद्ध हुआ है। उत्तर में अब्दाली मराठी युद्ध हुआ तो दक्षिण में फ्रांस इंग्लैंड का भी वही हाल हुआ। दोनों में प्रचंड युद्ध हुआ। हालांकि दोनों औपनिवेश शक्तियां ये आक्रांता बाहर से ही थी, लेकिन युद्ध तो जरूर यहाँ दक्षिण में हुआ है। मराठाओं के हारे जाने से 1761 में ब्रिटिश भारत के एकमात्र महासत्ता बने, जिससे आगे लगभग 210 साल भारत के संसाधनों पर हर प्रकार से चूसने का काम अंग्रेजों ने किया। मित्रों, मैंने 210 साल कहे क्योंकि मैं मानता हूं कि 1969 तक सेना का नियंत्रण एक तरह से ब्रिटिशों के हाथ में ही था। वायुसेना हो, नाविक दल हो, इनके प्रमुख तो गोरे ही रहे हैं ना। आजादी के बाद भी, तथा कथित आजादी के बाद भी मित्रों, ब्रिटिश खुफिया MI6 का ऑफिस दिल्ली में 1970 तक ऑफिशियली चल रहा था। आप बताओ। और MI6 को शासन के हर कागजात को जांचने की खुली छूट दी थी। किसने दी थी? चच्चा ने। कौन दूसरा दे सकता है बताओ? और चच्चा का वो ठरकी रक्षा मंत्री मेनन, कृष्ण मेनन, है ना, आपको पता है ना उसके बारे में। ये कृष्ण मेनन इंग्लैंड में रूस के लिए खुद जासूसी करते पकड़ा गया था। इंग्लैंड गवर्नमेंट ने चच्चा को इसके बारे में ऑफिशियल पत्र भी लिखा था और ये पत्र अवेलेबल है। लेकिन हमारा कृष्ण मेनन गोरी मेम और ऊंची शराब, इन दोनों को जिंदगी बनाकर वहां यूरोप में घूम रहा था। बताओ। विषयांतर हो गया, माफ करना, लेकिन क्या कहते हैं, पर इस नेहरू गांधी परिवार के पाप इतने हैं ना मित्रों कि धोते धोते 100 साल तो निकल ही जाएंगे। जहां गोरे के लूट का संदर्भ आएगा वहां ये नेहरू की बदमाशियां, चापलूसी, उनकी विलासी वृत्ति, उनका हिंदू द्रोह और परंपरा संस्कृति से उनका द्वेष हमें बार बार नजर आता है। आज भी नजर आता है। उनकी नस्लों में भी हिंदू द्वेष हमें नजर आता है। जो नेहरू ने भारत का नुकसान किया है ना, अब क्या बताएं। मैंने कहा ना, गिनते गिनते 100 साल गुजर जाएंगे लेकिन इनके पाप नहीं धुल पाएंगे। बस एक ही बात बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। अक्साई चीन, हमें तो मालूम था कि अक्साई चीन तो भारत ने गिफ्ट में दे दिया चाइना को, है ना। चच्चा ने बिना सोचे समझे, बिना मंत्रिमंडल की कोई औपचारिक बैठक ली, ना संसद को बताया, कुछ नहीं, बस मैं ही मैं हूं। 1949 से 1956 7 साल मित्रों। इन 7 साल में अक्साई चीन में ये हमारे 5 फुटिये चीनी भांड 162 किलोमीटर की पूरी रोड बना चुके थे। अब देखो 7 साल में बना चुके, किसी को कोई खबर नहीं है और किसी ने विशेष ये भी नहीं किए, परिश्रम भी नहीं किए हैं, जानने की कोशिश भी नहीं की कि एग्जैक्टली अक्साई चीन में चल क्या रहा है। वहां चीनी भांडों ने 162 किलोमीटर की पूरी रोड बना दी। दिल्ली में हमारे मदमस्त प्रेम रस से ओतप्रोत कविराज
भाई लोकसभा में चाइना के प्रश्न को उत्तर देने के लिए उपस्थित भी नहीं रहे थे। ये हाल था। विषय था फ्रेंच इंग्लैंड की लड़ाई। फ्रेंच इंग्लैंड की ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी ये वैश्विक थी, 7 साल चली। हमारे यहाँ पे दक्षिण में ये लड़ाई हुई थी बंदीवासी में, जो बंदीवासी तमिलनाडु में तंजावर के नजदीक है। फ्रेंचों के खस्ता हाल सुधारने के लिए उसका एक गवर्नर था लाली, उसने कोशिश की। मैंने ये बताया था आपको कि आमदनी बढ़ाने के लिए और साम्राज्य विस्तार के चलते चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल में है अंग्रेजों ने जीता, तो उसका उत्तर देने के लिए फ्रेंचों ने विशाखापट्टनम अंग्रेजों के हाथ से छीन लिया। यही वो मित्रों 5 साल है जहां अंग्रेजों ने सारे जितने भी यूरोपियन आक्रांता थे उन सारे आक्रांता शक्तियों से 2-2 हाथ करके उनको हराया है। यही 5 साल है। स्पेन को हराया, डच को हराया, फ्रेंचों को तो खैर हरा ही दिया। पोर्तुगीज के साथ भी फ्रेंच ने जीत हासिल की और ये जीत हासिल करके विश्व में अनभिषिक्त सम्राट अंग्रेज बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंदीवासी युद्ध में असल में वैश्विक युद्ध का भी एक बंदीवासी युद्ध भाग थी, लेकिन भारत में हुई थी, तो हमें बस बंदीवासी युद्ध के बारे में ही हम बात करेंगे। बंदीवासी युद्ध तो अंग्रेजों ने जीत लिया, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों तरफ से फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों तरफ से मित्रों मराठा सैनिक वहां मरे हैं। पता नहीं बाजू वाली जो गली होती है वो गली में पानी भरने का काम ये वाले गली के लोगों ने किया है ना। कोई संबंध नहीं है, दोनों तरफ से मराठा सैनिक मरे। तंजावर के शासक भी हमारे प्रताप सिंह मराठा ही थे, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। फ्रेंचों के हमले को उतना ही तगड़ा जवाब अंग्रेजों ने वहां पे दिया और बंदीवासी किला बचाया। आगे फिर ब्रिटिशों ने पद्दुचेरी भी जीत लिया है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि बूसी यही युद्ध में युद्धबंदी बना दिया गया, लेकिन करार के तहत फ्रांस पेरिस में फिर लौटा गया। लेकिन आप मजा देखो, फ्रेंच सेनानी लाली जो था उसको अंग्रेजों में सूली पे लटका दिया। बूसी तो अमीर था, तो अमीर बूसी पे अंग्रेजों ने मेहरबानी क्यों दिखाई भाई? इसका उत्तर कौन देगा? क्योंकि ऑफिशियल तौर पे सैन्य की कमान, पद्दुचेरी बचाने की कमान तो बूसी को मिली थी, तो कोर्ट मार्शल बूसी पे होना चाहिए था, लेकिन बूसी को पेरिस छोड़ दिया गया, लाली को लटकाया गया। यही है मित्रों लक्ष्मी का चमत्कार, पैसों की ताकत। शायद मुझे लगता है लाली के पास बूसी जैसा भारत से लूटा हुआ पैसा अब तक आया नहीं था। जब तक ये युद्ध हुआ ना, तब तक लाली के पास थोड़ा सा लूटा हुआ पैसा शायद कम था बूसी से। खैर इसके बाद 1763 में इन दोनों में एक संधि हो गई, जिससे फ्रेंच पद्दुचेरी तक ही भारत में सीमित हो गए। भारत से उन्हें पूरी तरह से उखाड़ने का काम 1763 की संधि ने किया। अब अंग्रेजों को तो खुला मैदान उपलब्ध हुआ। पूरे भारतवर्ष पर इसका प्रभाव पड़ना था, सो पड़ा। लेकिन ये बंदीवासी दक्षिण का जो युद्ध इन दोनों में हुआ, इस विषय में हमारे यहाँ जानकारी कम है। चलो ना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी जानकारी आज उपलब्ध नहीं है।
लेकिन ये बात है, अंग्रेजों ने जितने भी नवाब थे, राजे थे, वतनदार थे, जमींदार थे, उनके हाथ संपूर्ण क्षेत्र का अर्थकारण नहीं दिया। बाकी शासन व्यवस्था तो उनके हाथ दे दी, लेकिन अर्थकारण अपने हाथ रखा, और ये यशस्वी चाल मानी जाती है। हमारे नाना पेशवे भी यही करना चाहते थे कि अर्थकरण और सुरक्षा ये दोनों अपने हाथ रखो, बाकी स्थानिक रियासतदार नवाबों को स्थानिक प्रशासन व्यवस्था दे डालो। यही योजना तो नाना की भी थी, पता नहीं, लेकिन यह लागू करने में थोड़ी सी नाना की जल्दबाजी हो गई। आहिस्ता कदम नाना नहीं चला। पता नहीं, हिंदवी स्वराज्य की दिव्य जो कल्पना थी, जो दिव्य भावना थी, वो तो अब लुप्त हो चुकी थी। तो क्या होता? वंदे मातरम।